सब कुछ जुर्माने हो चुके हैं, उसकी डिटेल मेरे पास मौजूद है। तो ये अगर उस क्लिपिंग को दिखा दें कि किस चैनल पे चला है, उस चैनल को जो है इट विल बी टेकन टू टास्क। तो सूबाई हुकूमत ने भी नोटिस लिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी नोटिस लिया है, और हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है पैमरा है उसने भी नोटिस लिया है। इसके बावजूद इसके अलावा भी कोई सवाल इनका हो, कोई खदशात हो, तो मैं और हमारी हुकूमत हाजिर है। जी शेर अकबर खान साहब, टू आस्क वन क्वेश्चन। जनाब स्पीकर साहब, वो मेहरबानी करके 2-3 मिनट दे दे ताकि मैं उसका पूरा वो जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कह दिया। गाबा के पब्लिशर ने ज़िला बुनेर के गयूर आम और बुनेर में बसने वाले यूसुफजई कबीला की दिल आज़ारी की है और उनके जज्बात मजरूह किए हैं। जी, सबसे पहले मैं सेनेटर मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इस मसला को सेनेट पाकिस्तान में उठाया और चेयरमैन सेनेट ने इस इश्यूज को मुताल्लिका कमेटी को रेफर किया है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मेरे इस तवज्जो लॉ एंड ऑर्डर्स को मुताल्लिका कमेटी को रेफर कर ले। और सेनेटर मुश्ताक साहब ने एक पड़ोसी होने के नाते, क्योंकि शोआबी और बुनेर एक दूसरे के साथ एडजस्टेड हैं, तो उसने पड़ोसी का हक भी अदा किया है और अपना हक की नुमाइंदगी भी अदा किया है क्योंकि बुनेर के MPs ने उनको भी वोट दिया है। और इसके साथ साथ मैं सूबाई वज़ीर तालीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मसले को भी उठाया है। जनाब स्पीकर साहब, पब्लिशर को पता नहीं है कि बुनेर की तारीख क्या है। बुनेर की सरजमीन में औलिया कराम की सरजमीन है, सोफिया कराम की सरजमीन है, उसमें पीर बाबा के दीवाना बाबा के, कलान बाबा जी और शलमांडे बाबा जी के मज़ारात हैं और मुल्क के कोने कोने से लाखों लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। काश अगर पब्लिशर उन औलिया कराम के बारे में लिख देता कि ये औलिया कराम की सरजमीन है और उसके साथ साथ बहादुर लोगों की सरजमीन है बुनेर की, क्योंकि वह सरजमीन है जिस पर आज तक किसी ने भी हुकूमत नहीं की है। अंग्रेज साम्राज्य ने कोशिश की थी, इसके साथ साथ सिखों ने भी कोशिश की थी, हिंदुओं ने भी कोशिश की थी, मुगलों ने भी कोशिश की थी। बीरबल का कत्ल भी वहाँ बुनेर में हुआ है। काश अगर पब्लिशर उन बहादुर लोगों की सरजमीन के बारे में लिख देता कि इस सरजमीन पर किसी ने भी हुकूमत नहीं की है और यहाँ पे सब लोगों ने शिकस्त खाई है। मुगलों ने भी खाई है, बरतानिया ने भी खाई है, हिंदुओं ने भी खाई है और सिखों ने भी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं आप जो जिस इलाके की बात कर रहे हैं, हमारे फैमिलीज और हमारे रिश्तेदारियां हैं उधर, और मेरे खुद ज्यादातर और जब भी मुसलमानों के लिए तो बुनीर के अवाम ने सबसे अव्वल का किरदार अदा किया है। तो मैं बुनीर के अवाम को इस प्लेटफार्म से खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये जो आपका मोशन है, जो आपका कॉलिंग अटेंशन है, इसको मैं कंसर्न कमेटी को रेफर करता हूँ। जी थैंक यू स्पीकर साहब। मिस्टर मोहसिन दावल टू आस्क क्वेश्चन। आप बहुत शुक्रिया आप जनाब स्पीकर, दो मुख्तलिफ इश्यूज पर बेस्ड है ये कॉलिंग अटेंशन। एक तो वो जो जिला बुनेर से मुतालिक एक मुतनाज़ा मजमून एक पब्लिशर्स ने अपनी किताब में छापा था, जिसके बारे में शेर अकबर साहब ने काफ़ी तफसील से बात की। और ज़ाहिर बात है, हम जितना भी अपने पख्तूनख्वा वतन में फिर चुके हैं, जिला बुनेर के जो लोग हैं उनको हमने इंतहाई मुखलिस, इंतहाई मेहमान नवाज और आखिरी हद तक दोस्ती पालने वाले लोग पाया है। और जितने भी हमें उसकी तारीख देके बयान भी कर दिया, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जितने भी इस्तेमारी कुव्वत है इस खित्ते में गुजरी है, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो सिख हो, उन्होंने भरपूर उनकी मुज़ाहमत भी की है और शायद इसी वजह से उनको इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश भी की गई है। दूसरा जो मसला था वो एक टीवी ड्रामा था जिसमें भी बम और बारूद को हमारे साथ
علی محمد خان صاحب شاید یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ بھی کسی اسکول میں چلا تھا، لیکن وہ ایک ٹی وی ڈرامہ تھا، ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل میں چلا تھا جس میں پختونوں کو بم اور بارود سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مسئلہ جناب اسپیکر یہ ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو رچ بس گیا ہے اور جو نادانستہ طور پر اس کا اظہار کبھی کبھار پھر بھی ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں جب مطیع اللہ جان صاحب کو بھی اغوا کیا گیا تھا تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو اغواکار تھے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید ہم پشتون، اور وہ ٹوٹی پوٹی پشتو بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ہمارا بنیادی مسئلہ اسی مائنڈ سیٹ کے، اس مائنڈ سیٹ کو، یہ تو چند واقعات ہے، اس کا تو ازالہ ہو جائے گا، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر ایک چیز میں اور مزید ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر مجھے آج موقع ملا ہے، کیونکہ آپ کا کوشچن کیا ہے تاکہ میں علی محمد خان اس کو رسپونڈ کروں۔ کویشچن میں نے کہہ دیا، وہ آپ نے اس پر ڈیٹیل بھی کی۔ ایک چیز جناب اسپیکر میں اور بھی چند دن پہلے بھی میں نے اس کے اوپر بات کیا، آج پھر میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی ہم یہاں سے بات کرتے ہیں وہاں سے سنی کر دیا جاتا ہے ہماری۔ جناب اسپیکر دہشت گرد ری گروپ ہو رہے ہیں پوری کی پوری پختونخوا میں۔ نہیں، آپ جو کنسرن کوشچن ہے اس کے مطابق کنسرن کویشچن جناب اسپیکر یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ نہیں بالکل، میں اس پہ الگ بات کروں گا، آپ اس پہ الگ ایک صرف 30 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، 30 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کر۔ جناب اسپیکر ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن یہ دہشت گرد جس شدت سے اور جس سپیڈ کے ساتھ پھر گروپ ہو رہے ہیں، جس شدت سے وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، جس شدت سے وہ لوگ وہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہاں سے بتی بھی لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدہ مکین اور شتکوئی میں ٹھیکیداروں سے بتے لے رہے ہیں۔ آپ اس پہ کلنگ اٹینشن لے کے آئیں، ٹھیک ہے جی، اس کو کریں۔ جی علی محمد خان صاحب پلیز۔ جو تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن لاکھ کوشش کرے وہ انشاءاللہ جب تک ہم لوگ موجود ہیں، اسپیکر صاحب آپ ہیں، عمران خان وزیر اعظم ہیں، جب تک انشاءاللہ العزیز ہم سب موجود ہیں، چاہے وہاں ہال کے اس طرف یا اس طرف، کسی سندھی کو، کسی بلوچ سے، کسی پنجابی کو، کسی پختون سے نہیں لڑا سکیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کی سازشیں ناکام ہوئی ہمیشہ اور ناکام ہوں گی انشاءاللہ۔ جو پاکستان کے لیے شہادتیں دیتے ہیں، پنجابی کا بھی خون گرا ہے، پختون کا بھی گرا ہے، سندھی کا بھی گرا ہے، بلوچ کا بھی گرا ہے۔ علی محمد خان صاحب اس لیے جناب اسپیکر صاحب، یہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی یہ جو حرکت کسی نے بھی کی ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی جناب اسپیکر صاحب کہ کسی پختون پنجابی باعث کو ہونے نہیں دیا جائے گا۔ نہیں، میں اس پہ تھوڑا آگے میں ایک بات کرتا ہوں سر، یہ کتاب جو ہے، پاکستان میں جتنی بھی قومیتیں رہتی ہیں وہ سب برابر کی شہری ہیں۔ کسی کے خلاف توہین آمیز کوئی ڈرامہ، کوئی سبق میں چیز جو ہے نا وہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ جہاں تک اس آئین پاکستان کے خلاف اگر اور اس واقعے کا تعلق ہے، پیر بابا جو ہے، وہ پیر بابا وہ صوفیہ کرام میں سے ہیں جن کا ایک بہت عظیم کردار ہے، اور جو اس علاقے، اسپیکر صاحب آپ سوابی سے ہیں، میں مردان سے ہوں، ہمیں پتہ ہے پیر بابا کا وہاں پہ کیا مقام ہے اور بنیر کے لوگوں کی کیا عزت ہے۔ تو جب میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس حوالے سے ان کا سوال ہوتا تو میں ضرور جواب دوں گا۔ دوبارہ بتا دوں کہ جو پرائیویٹ سکول ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جو ڈائریکٹوریٹ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ہے فار کریکولم، ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اس میں آپ اس کا نوٹس لیں کہ یہ کہاں سے یہ کتاب شائع کی گئی۔ سرکاری طور پہ یہ کتاب بالکل صوبائی حکومت، مرکزی حکومت کی کسی ٹیکسٹ بک، کسی کریکولم کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر ان کے پاس اس کی کوئی انفارمیشن ہے کہ یہ کس سکول میں، کس جماعت میں پڑھایا گیا یا کس چینل پہ چلا، وہ انفارمیشن ہم سے شیئر کر لیں انشاءاللہ۔ وہ یہ کمیٹی میں چلا گیا، اس کمیٹی میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں۔ جی نیکسٹ آئٹم نمبر 3 مس کشور زہرا، مسٹر اسامہ قادری، مسٹر صلاح الدین، مسٹر محمد اقبال علی خان، مسٹر محمد ثناء اللہ خان مستخیر، مسٹر محمد اکرم چیمہ، راجہ ریاض احمد، مس نفیسہ عنایت اللہ خٹک۔ ٹو موو آئٹم کشور زہرا پلیز، میڈم کشور زہرا پلیز۔ شکریہ۔ Move for leave to introduce a bill to provide for emergency measures to provide of COVID-19
Pandikfa by taking effective steps, the national emergency measures of quarantine and quarantine facilitate for security of Pakistan from COVID-19 2020. अच्छा, ये मैडम आप बता सकती हैं क्या बिल है, इसमें क्या है? एक्चुअली देखिए 26 फरवरी को जो वबा मुतारिफ हुई यहाँ पर, बल्कि सारी दुनिया में, उसके आने का तो आपको भी पता है, हमें भी, सारी दुनिया को, लेकिन उसके जाने का नहीं पता। तो उसके लिए जो हमें तदाबीर करनी होगी, उसकी रोशनी में ये बिल बनाया है मैंने, कि ये बात भी हमारी समझ में आ गई है कि हम तो क्या, वेस्टर्न वर्ल्ड भी अल्लाह के हुक्म को बड़ी फटी फटी आंखों से देख रही है। वो ये कभी समझती है कि हम बात कम हो गई, शायद ये चला गया, कुछ तदबीर की, पता चला ये दोबारा आ गया। इस वक्त भी यूएस में 2 जगह बहुत तेज़ी के साथ फैला है। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए इस बिल में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इसी के साथ हमें जीना है। तो जिन तदाबीर की और एहतियात की ज़रूरत होगी, उसके हवाले से ये पूरा बिल है। और एक चीज़ में, एक सब्जेक्ट में गुज़िश्ता 12 दिन से पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रही हूँ, जो नहीं मिल पा रहा, वो इसी से रिलेटेड है। उसका मैं जिक्र कर देती हूँ कि इसमें तदाबीर भी मैंने दी हैं, और उसके साथ ये भी दरख्वास्त की है कि SOPs जो हैं और जो लॉकडाउन हैं, अगर हमें इसके साथ जीना है तो हमें उस टाइम टेबल पर नज़र डालनी पड़ेगी कि हमने कितने अरसे से सैटरडे संडे बंद कर दिया, बाकी दिन खुला हुआ है। उसमें ये हो रहा है कि जो मुलाजमत पेशा लोग हैं, वो जब दफातर में होते हैं तो मार्केटें, बाज़ार खुले होते हैं, और जब सैटरडे संडे छुट्टी होती है या वो शाम को छुट्टी होती है तो उन्हें बंद मिलता है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है, वो कहाँ जाएं? तो फेडरल गवर्नमेंट को भी, सूबाई गवर्नमेंट को भी इससे नज़रसानी करनी चाहिए, और टाइम टेबल में ऐसा चेंज करें कि एक दिन वीक डे पे खोला जाए इसको। और बाकी मेडिकली हैं, तफसीली हैं तदाबीर, उनको आप देख लीजिए। जी, मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ सर्विस कौन है, कौन रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं, कौन रिस्पॉन्ड करेगा इसका? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ का, हेल्थ कौन है? जी, अलीवत खान साहब। सर मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम अगर दे दें, क्योंकि मेरे पास इसकी ब्रीफ नहीं आई, हो सकता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा आ जाएंगे। अच्छा, मैं इसको डिफर करता हूं कुछ वक्त के लिए, ठीक है जी, इसको डिफर करते हैं फॉर सम टाइम। जी, आइटम नंबर 5, मिस्टर फैजुल्ला, टू मूव आइटम नंबर 5। नहीं, थोड़ा एक वो आ जाएंगे, इसके बाद ये अलीवत खान साहब आप चेक कर लें, अगर वो आती है तो ठीक है, आप खुद ब्रीफिंग ले लें ताकि मैडम का हम फिर कर लें इसको। फैजुल्ला सर नॉट प्रेजेंट, डिफर करते हैं। आइटम नंबर 7, सईद जावेद हसनैन साहब, टू मूव आइटम नंबर 7। नॉट प्रेजेंट? जी हाँ जी, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, बड़ी मुश्किल से ये बिल आज फ्लोर पे आ रहा है। पिछले कई हफ्तों से प्राइवेट मेंबर डे पे यहाँ पे ऐसी डिबेट शुरू हो जाती है जिसका काम तो नहीं है। मैं नहीं समझा कि ये पीछे अगली 3 लाइनों के बाद ये जो 250 मेंबर है, ये भीख मांग के आए हैं, ये वोट लेके आए हैं, इनकी इस हाल में कोई सुनवाई नहीं होती। आप प्लीज मूव करें अपना मैं इतना तो एहतजाज करना जनाब स्पीकर मेरा हक था। नहीं, बिल्कुल सही बात है। डिप्टी स्पीकर, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर सर मेरी एक बात, मेरे कोई इशू नहीं है, आप अपने पार्टी लीडरशिप से बात करें। सर नहीं, पार्टी की जो पार्टी की लीडरशिप है, मैं बिल्कुल करता हूं कि प्राइवेट मेंबर डे सिर्फ जो एमएनएज हैं उसका है, ताकि जो बिल लाना चाहते हैं सिर्फ उस पर डिस्कशन हो। सर आप जिस चेयर पे बैठे हैं ये कस्टोडियन है इस हाउस की, आप भी नहीं है। कल अयाज सादिक यहाँ पे था, उससे पहले फखर इमाम भी बैठे, बड़े बड़े लोग आए और चले गए, लेकिन यही चेयर इस हाउस की कस्टोडियन है। जो इस पे बैठेगा, अगर आज जनाब डिप्टी स्पीकर साहब चेयर कर रहे होते तो इससे शदीद अल्फाज के साथ मैं एहतजाज करता, लेकिन जनाब स्पीकर जी प्लीज, अब मैं एक्ट 1908 में मजीद तरमीम का बिल पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। अच्छा, ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर ले इसको। ये जनाब बड़ा सिंपल सा बिल है। जब 1908 का लिमिटेशन एक्ट बना तो उस वक़्त अंग्रेज की हुकूमत थी और अंग्रेज के खिलाफ तहरीक चली हुई थी।
انگریز مجاہدین کو نہیں چاہتا تھا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ملے، وہ یہی چاہتا تھا کہ سیشن جج سزائے موت دے تو اپیل سے پہلے پہلے اس پہ عمل ہو جائے، تو اس کو صرف سزائے موت کے قیدی کو 7 دن دیے گئے اپیل کرنے کے لیے۔ 7 دن میں تو جس کو سزائے موت سنائی دی جائے وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں ہوتا، اس کا خاندان ایک ایسے سٹریس میں، ایسے دباؤ میں ہوتا ہے کہ اس کو اپیل کرنے کا، اچھا وکیل کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ کسی جیل میں، کسی صوبے کی جیل میں کوئی لیگل ایڈوائزر نہیں ہے، وہاں کا وارنٹی، وہاں کا کلرک ان کی اپیل کرتا ہے اور اکثر لوگ اسی میں سزائے موت پا جاتے ہیں۔ تو میری گزارش اتنی ہے کہ وہ 7 دن کی بجائے اس کی لمیٹیشن 30 دن کی جائے۔ جی شکریہ جناب صاحب۔ منسٹر کنسرن ملائکہ بخاری پلیز۔ تھینک یو جناب اسپیکر، اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے دونوں فاضل ممبران بڑی محنت سے پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ بلز لے کے آتے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ڈسکریج نہ کریں۔ فاضل ممبر نے ایک اچھا بل پیش کیا ہے بیکاز پاکستان از ون آف دا موسٹ پرولیفک یوزرز آف ڈیتھ پینلٹی۔ جو سزائے موت ہے وہ سب سے زیادہ آفینسز کے لیے ہماری کنٹری میں ہی پرووائڈ کی گئی ہے اور اس پہ اثر نو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھی تجویز ہے کہ جب بھی کسی کو سزائے موت دی جائے تو اپیل کا جو حق ہے وہ 7 سے 30 دن ہونا چاہیے اس کی مدت۔ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن منسٹری آف انٹیریئر کی کامنٹس ریکوائرڈ ہیں اور اس بل کو میں چاہتی ہوں کہ آپ کمیٹی میں بھیج دیں جہاں پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی اور انشاءاللہ یہ بل وہاں سے پاس ہو جائے گا۔ شکریہ۔ Now I put the motion to the House. The question that the leave to introduce a bill further to amend the Limitation Act 1908, the Limitation Amendment Bill 2020 be granted. All those in favor say aye. All those in favor say no. I think ayes have it and leave to introduce the bill is granted. Item number 8. Sayyid Javed Hasnain sir, please. جناب اسپیکر، شارٹ ٹائٹل پڑھ لیں، شارٹ ٹائٹل پلیز۔ شارٹ پڑھ دیتا ہوں جناب۔ ایکٹ 1908 میں مزید ترمیم کرنے کا بل، ایکٹ ہادہ تحدید ایکٹ 2020 کے نام سے موسوم ہوگا۔ یہ فی الفور نافذ جی ہو گیا جی۔ The bill is question state introduced. Item number 9, Mr. Keso Malkildas to move item number 9. سر جی پلیز۔ سر میں تحریک پیش کرتا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں مزید ترمیم کرنے کا بل، دستور ترمیمی بل 2020 پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ آرٹیکل 25 میں ترمیم۔ جی پلیز ایکسپلین، کیا ہے بل، کیا ہے اس میں؟ سر یہ میرا بل بیسیکلی تعلیم ایجوکیشن سے ہے۔ جو پاکستان میں ایجوکیشن ہے وہ 16 سال تک فری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں میٹرک تک بچے جو ہے 18 سال کی عمر میں جاتے ہیں، تو جو ہم چاہتے ہیں کہ 18 سال تک ایجوکیشن فری کی جائے، یہ بنیادی ہے۔ جی اکرم پلیز۔ نہیں کون کرے گا اس کو؟ اچھا ملائکہ بخاری پلیز۔ جی ملکہ بخاری۔ تھینک یو جناب اسپیکر، اگین فاضل ممبر نے ایک اچھا بل پیش کیا ہے جس کے اندر آرٹیکل 25A آئین کے آرٹیکل 25A میں ترمیم چاہ رہے ہیں کہ جو بچوں کی کمپلسری اور فری ایجوکیشن کی عمر ہے اس کو 16 سے 18 سال تک کر دیں، لیکن اس کے اندر منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اور پروونشل منسٹریز جو ایجوکیشن ہے ان کی کامنٹس درکار ہوں گی، اس لیے آپ اس بل کو کمیٹی میں بھیج دیں، وہاں پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی اور وہیں پہ یہ بل فائنل ڈسکس ہوگا۔ شکریہ۔ Now I put the motion to the House. The question that the leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2020, amended at Article 25A be granted. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 10, Mr. Kesamal Das, please. سر میرا نام کھیل داس ہے۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت بڑا نام رکھا ہے اور بہت خوش آئند ہے۔
सर नाम जो है ना मेरे जिस्म के हिसाब से बना। जी प्लीज। सर मैं तहरीक पेश करता हूँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दस्तूर में तरमीम मजीद बिल करने का दस्तूर तरमीम बिल 2020 पेश करने की इजाज़त दी। The bill is question stand introduced. Item number 11, Dr. Nafisa Shah. Mr. Speaker, I move for leave to introduce a bill further to amend the Legal Practitioners and Bar Councils Act 1973, the Legal Practitioners and Bar Councils Amendment Bill 2020. जी प्लीज मैडम एक्सप्लेन। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। ये बेसिकली जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स एक्ट 1973 है वो वकीलों के मफादात, वकीलों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है और वकालत को थोड़ा बहुत रेगुलेट भी करता है। ये बहुत अहम बिल है। मेरा जो इसमें तरमीम है उसका मकसद ये है कि ओवर द इयर्स कुछ बाज़ जो हैं उनकी बहुत बड़ी वकीलों की तादाद हो गई है। प्रोविंशियल बार काउंसिल सिंध में मेरे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर का 3रे नंबर बड़ा बार है, लेकिन उसकी नुमाइंदगी जो है वो नाकाफ़ी है, सिर्फ एक मेंबर की नुमाइंदगी है। इसी तरह जब पूरा हमने एनालिसिस किया सिंध में मुख्तलिफ बाज़ का, तो कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की भी नुमाइंदगी ज़्यादा थी और उसके जो मेंबर्स हैं वो कम थे। माजी में इसी असेंबली में ऐसा एक बिल पास किया है जहां क्वेटा की सीटें बढ़ाई गई हैं। तो इसी से इनकरेज होकर जो वकील हैं उनकी भी, वकीलों की तरफ से भी ये दरख्वास्त है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट जहां पर 3,500 वकील हैं लेकिन मेंबरशिप सिर्फ 1 है और उसके बरक्स कई बार्स हैं जहां 800 वकील हैं और 1000 वकील हैं और उतनी 1 नंबर की मेंबरशिप है। तो ये मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिया है। डिस्ट्रिक्ट कराची ईस्ट की 1 बढ़ाई गई है इसमें सीट और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की 1 सीट बढ़ाई गई है। और अगर ये बिल आप या तो आज असेंबली पास करें या इसको कमेटी में भेज दें। जी मैडम। जनाब स्पीकर, द ऑनरेबल मेंबर ने जिस तरह पॉइंट आउट किया वो सिंध बार काउंसिल के अंदर सीट्स को 33 से 35 करना चाह रही हैं। उन्होंने जैसे आइडेंटिफाई किया एक बिल बलोचिस्तान बार काउंसिल के लिए हमने कमेटी लॉ एंड जस्टिस कमेटी के अंदर डिस्कस किया और आज वो बिल पास भी हो जाएगा इस ऐवान से, तो हम इस बिल को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने सही आइडेंटिफाई किया कि लॉयर्स की जो तादाद है वो इंक्रीज हो रही है। बिकमिंग ए लॉयर अपेरेंटली इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर प्रोफेशन, तो वकील इंक्रीज हो रहे हैं और सीटें कम है मिकदार में, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान बार काउंसिल की और सिंध बार काउंसिल की कमेंट्स चाहिए होंगी। आप कमेटी में भेज दीजिए और वहाँ डिलिब्रेशन के बाद इसको पास कर लेंगे। Now I put the motion to the House. The question that the leave to introduce a bill further to amend the Legal Practitioner and Bar Council Act 1973, the Legal Practitioner and Bar Council Amendment Bill 2020 be granted. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and leave to introduce the bill is granted. Item number 12. Madam Dr. Nafisa Shah, please. Speaker Saab, I hereby introduce the Legal Practitioners and Bar Councils Amendment Bill 2020, if leave is granted. The bill is question stand introduced. Item number 13. अच्छा, इसको डिफर करते हैं क्योंकि इकबाल साहब बीमार है, तो इसको डिफर करते हैं। Item number 15. Ms. Nusrat Wahid, to move item number 15. जी शुक्रिया बहुत बहुत चेयरमैन साहब। मेरी अमेंडमेंट है कि जो एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी की जो मूव करे प्लीज, मूव करे प्लीज, मोशन मूव करे। एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी का जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत मूव करे, मोशन मूव करे प्लीज। तहरीक पेश करती हूँ कि न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी 201 में मजीद तरमीम का बिल न्यूक्लियर रेगुलेट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2020 पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी प्लीज प्लीज एक्सप्लेन करें अभी। जी, उसमें मेरा पहला ये है कि ये जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं इसके एटॉमिक एनर्जी के, ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस वक्त मैं चाहूँगी कि इसमें जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है तमाम लोग लिए गए हैं सिवाय नेशनल असम्बली के।
تو میں چاہتی ہوں کہ 2 ممبر نیشنل اسمبلی سے بھی لیے جائیں, ایک اپوزیشن کا ہو اور ایک گورنمنٹ کا ہو. اگر اس کے اوپر نیشنل اسمبلی ایگری ہوتی ہے یا اس کو آگے بل بھیج دیا جاتا ہے تو کم از کم یہ ہوگا کہ تمام شعبوں سے جو کنسرن شعبے ہیں ان سے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے نیشنل اسمبلی سے لوگ نہیں ہوتے, اس لیے پلیز ان کو بھی شامل کیا جائے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کون اس کو علی وقت خان پلیز, علی وقت خان صاحب پلیز. سر ان کا جو پروپوزل ہے اس پہ ڈیلیبریشن کی سر ضرورت ہے, منسٹری کا اس پہ رسپانس آ جائے. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اس کو کمیٹی میں بھجوا دیں, لیو الاؤ ہو جائے تاکہ اس کو ڈسکس کر لیا جائے. اگر پارلیمنٹیرینز آتے ہیں اس میں تو آئی تھنک کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ اس پہ اسکروٹنی اور پارلیمنٹری اوورسائٹ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. Okay. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Nuclear Regulatory Authority Ordinance to the Nuclear Regulatory Authority Amendment Bill 2020 be granted. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and leave to introduce the bill is granted. Item number 16. Ms. Nusrat Wahid, to move item number 16, please. جی تو میرا دوسرا بل یہ ہے کہ جو یہ انٹروڈیوس کروا دے بھی, اسی کو دوبارہ کروں. شارٹ ٹائٹل پڑھ دے. نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کا بل, نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی ترمیم بل 2020 پیش کرنے کی اجازت دی جائے. The bill in question stand introduced. Item number 17. Sayyid Javed Hassan Saab to move item number 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے قیام کے انتظام کا بل, الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بل 2020 پیش کرنے کی اجازت دی جائے. جی پلیز. جناب والا, حکومت کی یہ خواہش ہے اور ہر حکومت کی یہ خواہش رہی ہے کہ عوام کو تعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں. پچھلے 17 سے 23 سال کے عرصہ کے دوران تیسرے درجے کی تعلیم کے لیے کوئی ایسے ادارے نہیں بنے جو ایسی تعلیم مہیا کریں جو دین اور دنیا دونوں کی ضروریات پوری کرے. الکرم انسٹیٹیوٹ بیرا کا قیام پاکستان کے تصور کو انٹرنیشنل سطح پر بھی اجاگر کرے گا اور پاکستانی عوام کو دین اور دنیا کی دونوں تعلیم سے آراستہ فرمائے گا, اور جس سے آنے والی نسل پہ بہت زیادہ مثبت اثرات پیدا ہوں گے. شکریہ جناب صاحب. جی کون اس کو رسپونڈ کرے گا؟ جی وجیہ اکرم پلیز. اس کو کمپلیٹلی سپورٹ کرتی ہے اسپیکر صاحب. جی شکریہ. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to provide for the establishment of the Al-Karam International Institute Act 2020. The Al-Karam International Institute Bill 2020 be granted. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 18. Sayyid Javed Hassan Saab to move item number 18. Title padha ji. Act الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ایکٹ 2020 پیش کرتا ہوں. The bill is question stand introduced. Item number 19. Ms. Uzma Riaz, Ms. Nushat Patan, Mr. Ali Khan Jadoon. To move item number 19. Ms. Uzma Riaz, please. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر. I move for leave to introduce a bill further to amend the Control of Narcotic Substances Act 1997. جی پلیز ایکسپلین کریں کیا ہے سر. اس کے اندر جی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ منشیات کے اندر جو کوئی بھی انوالو ہو اس کو کوگنیزیبل اوفنس میں ڈالا جائے, اس کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر بھی بچے منشیات میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں, تو وہ لوگ جو مڈل مین کا کردار ادا کر رہے ہیں اور منشیات ان تک پہنچا رہے ہیں, ان کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا سر میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ تمام اسلامی ممالک کے اندر جہاں کہیں پر بھی ڈرگس میں کوئی بندہ انوالو ہوتا ہے یا پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزائے موت دی جاتی ہے, تو ہمارے یہاں پر بھی اس کے اوپر یہ والی سزائے موت کو ڈالنا چاہیے. دوسرا سر میں ایک اور یہ ہے کہ ایکٹ 1997 کے تحت وفاق میں اور صوبوں میں ڈرگ کوڈز بننی تھی,
اس کے اوپر ابھی تک کیا کام ہوا اس کا ہمیں نہیں پتا. سر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو آپ کمیٹی میں ریفر کریں تاکہ اس کے اندر ہم مزید ترامیم لا کے اس کو بہتر طور پہ بنا کے اپنے ملک کے بچوں کو محفوظ کر سکیں. بہت شکریہ. جی علی محمد خان صاحب کون کرے گا رسپونڈ؟ علی محمد خان صاحب یا میڈم آپ کریں گی؟ سر یہ ڈیزاسٹر راشد شفیق صاحب آپ راشد شفیق صاحب ہیں سر. راشد شفیق صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جو یہ باتیں کہی ہیں لیکن بالکل ٹھیک انہوں نے باتیں کہی ہیں، لیکن جو یہ ترمیم لانا چاہتی ہیں سی این ایس ایکٹ 1997 میں، وہ جو تمام جرائم سیکشن 21(1) اور ڈی اور سیکشن 22 میں جو دیے گئے ہیں وہ قابل گرفت ہے، اور اس لیے اس بات کو سیکشن 9, 11, 13 اور 16 میں بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیونکہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ جو یہ چیزیں کہنا چاہ رہی ہیں وہ پہلے ہی موجود ہیں، اور لہذا میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں. جی میڈم پلیز. جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی یہ کہتے ہیں کہ آلریڈی موجود ہے. جی عظما ریاض. دیکھیں سر یہ اس میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں، جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا سر آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور جتنے بھی منشیات سے رقم اکٹھی کی جاتی ہے وہ دہشت گردی میں استعمال کی جاتی ہے. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں تو وہاں پر بہتر طریقے سے اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے اور اس کے اندر امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہیں. جی راشد شفیق صاحب. یہ پہلے ہی آج بھی اس پر اسپیکر صاحب سٹینڈنگ کمیٹی کی جو ہے اس پر بحث ہوئی ہے، لیکن یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو ترمیم یہ لانا چاہ رہی ہیں وہ جو ایکٹ ہے سی این ایس ایکٹ 1997 میں ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اور اس کے ہی مطابق سزائیں دی جاتی ہیں، اور اس میں مزید میرے خیال سے کوئی ترمیم لانے کی ضرورت نہیں ہے. جی میڈم نصرت پٹھان. کھولیں ذرا مائک. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں بھی کورٹس میں یہ ڈیل کرتی رہتی ہوں کیونکہ وکیل ہوں میں. لیکن ایک اس میں ہے کہ 9A جو اس کا سیکشن ہے اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ میجسٹریٹ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ جو عادی ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ 6 مہینے کی سزا دے کر جیل بھیج دیا جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ 6 مہینے جو جیل کے اندر رہتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہو کر پھر نکلتے. تو اگر اس میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ان کو بھیجا جائے، جن کو کم سزائیں دی جاتی ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیجا جائے اور گورنمنٹ اس ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی ذمہ داری اٹھائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم منشیات فروش اور منشیات استعمال کرنے والوں کا کچھ کم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں. دوسری بات ہے کہ یہ جو عظما صاحبہ نے کہا کہ وہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں، وہ ایک کوانٹٹی ہوتی ہے جن کی ضمانتیں ہوتی ہیں. ویسے اگر وہ اس کوانٹٹی سے اوپر ہو جائے تو سزائے موت بھی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر عمر قید ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو کمیٹی کے اندر بھیجیں گے تو اس میں، کیونکہ ہم خود اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں اینٹی نارکوٹکس کے، تو ہم اس میں زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں. ابھی بہت ضرورت ہے اس چیز کی. بہت شکریہ آپ کی. میرا خیال میں اس طرح کرے کہ راشد شفیق صاحب آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم اس کو ڈیفر کرتے ہیں. ایک اس کے اوپر آپ تھوڑا کنسلٹیشن کر لیں تو پھر اس نیکسٹ ایجنڈا میں ڈالیں گے. جی اس کو ڈیفر کرتے ہیں. جی جی آئٹم نمبر 21 مسٹر نوید عامر جیوا. Thank you, Janab Speaker. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend Benazir Income Support Program Act 2010. The Benazir Income Support Program Amendment Bill 2020. جی پلیز ایکسپلین کریں کیا بل کیا بل ہے. جناب اسپیکر، جیسا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے حکومت معاشی طور پر کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے طلبہ جو اس سے قبل پیشہ ورانہ اعلیٰ تعلیم کے اخراجات برداشت نہ کر سکتے تھے کو تعلیمی وظائف دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے. جناب اسپیکر، پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں وہ 80% سے زیادہ انتہائی غربت اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو آج سے پہلے
लोगों को मैसर थी, और जैसा कि फाटा के तलबा के लिए, बलूचिस्तान के तलबा के लिए खुसूसी कोटा है, इसी तरीके से जनाब स्पीकर हम ये चाहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो गैर मुस्लिम तलबा के लिए वज़ाइफ का इजरा किया जाए। जी मदरसा साहब कौन, अली वक्त खान साहब प्लीज। जनाब स्पीकर साहब, इसका भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन आपकी इजाज़त से मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे जो पिछला आइटम था स्पीकर साहब, ये आइटम नंबर 19, तो उस पर हमारे शरियार साहब जो हैं नारकोटिक्स के अभी भी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो ये कोई दो बातें करना चाहते हैं, उस पर ये चाहते हैं कि उसको डेलिब्रेट किया जाए। तो अगर आप शरियार साहब को 1-2 मिनट दे दें इस पे, ये पिछले आइटम पे जनाब स्पीकर साहब। हाँ जी 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 क्या है? जी प्लीज कौन? सर शरियार साहब इस पे जी आइटम नंबर 19। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये जो फाजिल मेंबरान की तरफ से जो सजेशंस आई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेटी को रेफर कर दें। थैंक यू। 21 जी न वो कंसर्न जो मिनिस्टर है वो जी आप क्या नहीं वो चूंकि इस वक्त वो आप कर रहे हैं, इसको रेफर कर लें इसको। ओके जी ओके। किधर आइटम नंबर जी 19 है। Now I put the motion to the House. The question is that the due to introduce a bill further to amend the Control of Narcotics Substances Act 1997, the Control of Narcotic Substances Amendment Bill 2020 be granted. All those in favor say aye. All those who say no. I think ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. Item number 20, Ms. Uzma Riaz, please. Ji, Nuzhat Pathan, please. Madam Nuzhat Pathan. I have to move for the leave to introduce a bill further to amend the Control of Narcotic Substance 1997. The bill is question stand introduced. Item number 21. वो हो गया। कौन इसको रिस्पॉन्ड करेगा? अली वक्त खान प्लीज। सर इसमें मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब की सोच भी सही है, और जिस बात की तरफ वो उन्होंने इशारा किया है कि जो पुअर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको मुख्तलिफ किस्म की स्कॉलरशिप्स वगैरह जो हैं वो दी जाएँ। लेकिन उस पर मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डुप्लिकेशन नहीं हो सकती। ऑलरेडी हमारे पास जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सर सेक्शन 4B है सर, उसमें अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास व्यूज़ आए हैं लॉ डिवीज़न के, लॉ जस्टिस डिवीज़न के, तो सर ये ऑलरेडी सेक्शन 4B में है। सेक्शन 4B में ऑलरेडी ये जो रिक्वायर कर रहे हैं, ये जो प्रपोज कर रहे हैं अमेंडमेंट्स, वो उसमें मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब अगर इस पे थोड़ी वजाहत करें कि क्या सेक्शन 4B में जो उसमें प्रोविजंस मौजूद हैं, क्या आप उससे मुतमईन नहीं हैं, या मैं आपकी गाइडेंस के लिए थोड़ा मैं पढ़ भी देता हूँ जनाब चेयरमैन साहब, अगर आप अलाउ करते हैं। तो सेक्शन 4 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ द प्रोग्राम, द ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ द प्रोग्राम शैल बी ए enhance the financial capacity of poor people and their dependent family members। एक तो ये हो गया, लेकिन जो हम बात करें वो ये है कि 4B में ऑलरेडी आप जो प्रपोज करें वो ये है कि formulate and implement comprehensive policies and targeted programs for the uplift of underprivileged and vulnerable people। और इसके जनाबे वाला इसमें सर मेरी अर्ज ये है कि डुप्लीकेशन हो जाएगी, डुप्लीकेशन लॉ में अलाउ नहीं होती, लेकिन अगर ऑनरेबल मेंबर साहब हमें थोड़ा इसमें गाइड करें तो फिर इसमें आगे बात कर सकते हैं। जी जीवा साहब, हमने प्रपोज ये किया है कि जैसे बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए और फाटा के लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, उसी तरीके से जो पाकिस्तान की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो 80% से ज़्यादा बिलो देन पॉवर्टी लाइन पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने ये गुजारिश ये की है कि ये मिनॉरिटीज़ के लिए भी इसको जो मिनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाए, ताकि वो भी एजुकेशन की वो तमाम फैसिलिटीज़ गेन कर सकें जो कि एक आम जो सिटीज़न है वो अवेल करता है।
جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. جی ہاں، ہماری منسٹری یہ سمجھتی ہے کہ آلریڈی ان کی تجاویز جو ہیں وہ مینشن ہے اس میں ولنریبل سوسائٹیز میں ہمارے تمام وہ کمزور طبقات آتے ہیں جن کو فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ انہوں نے مائنورٹیز کی جیوا صاحب نے بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر لیول پہ مائنورٹیز کی سپورٹ کرتے ہیں، تو میں اس لمحے پہ یہاں اس فیز میں اس کو اپو نہیں کرنا چاہتا. کمیٹی میں بھیج دیں، یہاں اپنی ریکمنڈیشنز کمیٹی میں لے آئیں، وہاں ان سے ڈیٹیل میں بات ہو جائے گی. لیکن ہماری بات فی الحال یہی ہے کہ یہ جو پروپوز کر رہے ہیں وہ سیکشن 4B میں آلریڈی پرووائڈ ہے، لیکن کمیٹی میں اس کو مزید اگر ڈیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو ہمارے پاس لے آئیں. انشاءاللہ ان کی تجاویز کے لیے ہم بالکل اوپن مائنڈڈ ہیں، لیکن اس وقت جو پروپوز کریں ہمارے پاس ہے. کمیٹی میں بھیجنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مائنورٹیز کی بات کی ہے تو نامناسب ہے کہ میں اس کو یہاں پہ اپوز کروں. جی آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں یا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں منسٹر فار؟ سر اگر آپ اس کو مزید ڈیلیبریشن کے لیے کمیٹی میں بھیجنا چاہتے ہیں تو بالکل بے شک بھیج دیں. اس وقت اس صورتحال میں ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ ڈیلیبریٹ کرانا چاہتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کرانا چاہتے ہیں، یہ گرانٹ ان کو آپ لیو کر دیں اور اس کو پھر کمیٹی میں بھجوا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ اپوز نہیں کر رہے میں آلریڈی موجود ہے، لیکن مائنورٹیز کی بات کی اس لیے میں فلور آف دا ہاؤس پہ اپوز نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں اپنی تجاویز پھر یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں دے دیں، وہاں انشاءاللہ اگر ان کی تجاویز معقول ہوئی، اس میں کوئی ایسی بات ہوئی تو لازماً اس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ کمیٹی میں بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے اس پہ آپ اپوز نہیں کر رہے ہیں جی اس وقت نہیں. جی now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to further to amend the Benazir Income Support Program Act 2010, the Benazir Income Support Program Amended Bill 2020 be granted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 22. Item number 22. Jeeva Sahab. Janab Speaker, I beg to leave to introduce the bill. The Benazir Income Support Program Amendment Bill 2020. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. جی جیوا صاحب. جناب اسپیکر میں نے بل پیش کر دیا تھا، اس پہ آپ اپنے کنسنسس بھی ہاؤس سے لے لیا تھا، بٹ I beg to introduce the bill, the Benazir Income Support Program Amendment Bill 2020. جی
bill in question stand introduced. Item number 23 ji, Rai Murtaza Iqbal. Thank you, Speaker sir. I would like to move for leave to introduce a bill further to amend Pakistan Penal Code 1860, the Pakistan Penal Code Amendment Bill 2020. Ji, Minister for Interior, do you oppose it? या आप salient feature इसके दे दें, salient feature दे दें इसके कुछ बता। सर इसमें ये बिल सर अंडर एज ड्राइवर्स के बारे में है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 16 साल, 14 साल, 10 साल तक के बच्चे आम ड्राइविंग करते फिरते नजर आते हैं और उनके बड़े भी उनके साथ होते हैं और मोटरसाइकिल ड्राइवर्स इस तरह के बहुत हैं सर। और बहुत सारे जो हैं इसमें अमवात वाक़या हो रही हैं, लोग शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं एक्सीडेंट्स में। तो ये बिल मैं प्रपोज कर रहा हूँ सर कि इसमें हम उनके जो कार ओनर्स हैं उनको पीनलाइज करें कि कोई बच्चों को गाड़ी ना दे, ताकि इस अमल को डिस्करेज किया जा सके। जी, Minister for Interior, do you oppose it? जी, order in the House, please, जी। जी, अली मोहम्मद खान सर। सर बड़ा मैं समझता हूँ अच्छा बिल है। अगर जो मैं समझा हूँ, जो मुझे कोई समझ इसकी आई है, ये चाहता ये है कि जो अंडर एज बच्चे और नौजवान जो हैं उनको गाड़ियाँ ना दी जाएं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स जनाबी चेयरमैन साहब हो रहे हैं उसमें ये एक बड़ा एक फैक्टर है। मैं समझता हूँ अच्छा बिल है, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए जी, नॉट अपोज जी। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Penal Code 8060, the Pakistan Penal Code Amended Bill 2020 be granted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Ji Shah Mahmood Qureshi Sahab. शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसे कि ये मोअज़्ज़िज़ ऐवान जानता है कि पाकिस्तान कुछ अरसे से फैटफ की ग्रे लिस्ट में आ चुका। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उसकी हलीफ जमातों की हुकूमत के मार्ज़े वजूद में आने से पहले ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका था और मैं समझता हूं कि ये यकलख्त फैसला नहीं हुआ था, ये एक तवील कोताहियों की दास्तान है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। और आज हमारी हुकूमत का, और मुझे यकीन है कि जितने अपोजिशन के मेंबरान हैं मुझे उनकी भी हुब्बुल वतनी पर कोई शक व शुबा नहीं है, मिन जुमला हम सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तलवार हमारे सर पर लटक रही है उससे आज़ादी हासिल करे। जनाब स्पीकर, मैं इस मौज़ूद ऐवान की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेल दे, क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो जो माशी बदहाली, जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी और उससे जो पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए। हर फोरम पर जनाब स्पीकर इस ऐवान को मालूम होना चाहिए और यह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हर फोरम पर, हर इंटरनेशनल फोरम पर मैं जहां गया मुझे हिंदुस्तान का सामना करना पड़ा और वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेलने की कोशिश करते रहे और हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की जुस्तजू हमारी जारी है। जनाब वाला, उसके लिए पाकिस्तान ने सफारतकारी का सहारा लिया,
पाकिस्तान ने जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, हमारे जो जीसीसी के मेंबरान हैं, जो एक वजन रखते हैं, राय रखते हैं, हमने डिप्लोमेटिक अपनी इंगेजमेंट के जरिए कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेलने की कोशिश करे तो हमारे पास उसको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास माकूल तादाद में वोट होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सफारतकारी से और इमरान खान साहब की हुकूमत ने अपनी मनसूबाबंदी से वो इंतजामी इकदामात और वो इस्लाहात जो दरकार थी उन पर अमली इकदामात उठाने से उनका रास्ता बंद किया, उनका मुंह बंद किया। हत्ता के जो आखिरी इजलास हुआ था पेरिस में, उस पर एतराफ किया गया, पाकिस्तान की काविशों का, पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ किया गया, सराहा गया। यही पाकिस्तान जिस पर नुक्ताचीनी हुआ करती थी, उस पाकिस्तान को सराहा गया। अब उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन कहा अभी भी कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसी हैं जो आपने फुलफिल करनी है, और उन्होंने बताई, हमने नोट की। मैं यहां खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा अपनी वजारत खजाना को, FMU को, जो हमारा फॉरेन ऑफिस के सफारतकार हैं, हमाद अजहर साहब को। हमाद अजहर साहब जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, फैटफ पे असद उमर साहब करते रहे हैं, जितने साहिबान करते रहे हैं, जो पाकिस्तान की आवाज बनते रहे हैं, मैं मिन जुमला उन सब की खिदमात का एतराफ भी करना चाहूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। अब हमारी कोशिश यही है कि हम इस ग्रे लिस्ट से आजादी हासिल करें। उसके लिए जनाब हमें कुछ कानून साजी दरकार है, और हमने आपकी खिदमत में स्पीकर साहब की इजाजत से कुछ बिल ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं, तकरीबन 11 के करीब ऐसे हैं जो कानून साजी जहां दरकार है, लेकिन ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अली मलिक साहब तशरीफ रखें, आप सीनियर ऑनरेबल मेंबर हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो है, बड़ी सर उसमें हमारी ये कोशिश बात कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम इन पे लेजिस्लेशन करें, और हम करना चाहते हैं। हमने दस्ते तावन भी बढ़ाया, हम इनसे इमदाद के तलबगार भी हैं, हुकूमत के लिए नहीं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं, पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं, हमारा रोल दोइम है। आज हैं, कल नहीं होंगे। हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां आई और चली गई। जनाब वाला, हमने इस चीज को सामने रखते हुए और वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए, जो टाइम बार्ड हमारे जो कवानीन हैं, हमने ऑपोजिशन से भी उनसी खिदमत में गुजारिश की कि आइए मिल बैठकर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन पर हम लेजिस्लेट कर लें, क्योंकि हमारे पास एक वक्त की कदगन है। 4 ऐसे बिल आइडेंटिफाई किए गए जिन पर हमें फौरी लेजिस्लेट करना है, क्योंकि आज हम लेजिस्लेट करेंगे तो हमारी रिपोर्ट जाएगी एशिया पैसिफिक ग्रुप के पास, वो इसका एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जो प्लेनरी है, जो अक्टूबर में होनी है, वहां पेश करेगी, और वहां फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में रहना है या पाकिस्तान उससे आजादी हासिल करता है और व्हाइट लिस्ट में आता है। ऑपोजिशन से जब हमारे इस जरूरत को हमने महसूस किया, तो हुकूमत ने ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं उनके साथ एक डायलॉग इनिशिएट किया। मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने खमदा पेशानी से इसकी अहमियत को जांचा और कहा कि बिल्कुल मिल बैठते हैं और बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। जनाब वाला, मैं यहां कहना चाहूंगा कि यहां ये जो इनिशिएशंस हमने की हैं मुज़ाकरात की, ये हमने पास कराने हैं दोनों हाउसेस से, नेशनल असेंबली से भी, सेनेट से भी। एक उनमें बिल ऐसा है
जो नेशनल असेंबली पास कर चुकी है, लेकिन सेनेट में अभी उसने पास होना है, और कुछ 3 ऐसे हैं जो नेशनल असेंबली में रिपोर्ट हो चुके हैं और पास होने हैं। जनाब वाला, अब मैं यहां ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि और एतराफ और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जनाब स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट का। इन दोनों साहबान ने हमारी इस दरख्वास्त को और पाकिस्तान की जरूरत को, सबसे बढ़कर पाकिस्तान की जरूरत को ज़हनशी करते हुए एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी और 25 रुकनी कमेटी तश्कील पाई गई, जिसमें अपोजिशन के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान भी नामजद किए गए, हुकूमत और हुकूमत की हलीफ जमातें, अपोजिशन और अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें उसका हिस्सा बनी, और हमने निगोशिएशंस का आगाज किया। उन निगोशिएशंस में जनाबे वाला मुख्तलिफ ओकेजन्स पर नशिस्तें भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ कि हम आगे बढ़ पाएं। लेकिन यहां वाला मैं ये अर्ज कहता चलूं कि एक चीज जो कम से कम मेरे लिए चौंका देने वाली थी, इट वाज रादर शॉकिंग, और मैंने बारहा अपने अपोजिशन के भाइयों से गुजारिश की है कि इस पर नजरसानी फरमाएं, और वो ये था कि अपोजिशन ने कहा कि बिल्कुल हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम फैटेफ के साथ जो नैब ऑर्डिनेंस है उस पर भी लेजिस्लेशन चाहते हैं, और उस पे आप इन दोनों ख्वाहिशों को अब क्लब कीजिए और बैक वक्त आप इन पर आगे बढ़े। मेरी गुजारिश अपोजिशन के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान से ये थी, हम आपकी बात को रद्द नहीं करते, आपकी बात में भी वजन होगा, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन फर्क ये है, थोड़ी सी तमीज कीजिए, जो फैटेफ की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो टाइम बार्ड है। हत्ता के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बैठे हैं, ईद की आमद है और बहुत से लोगों ने घर जाना है। हमने एक एक मेंबर से गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी, आज हाउस आपके इल्म में है, हाउस गालिबन परोग होना था, हमने दरखास्त की है अपोजिशन से भी और अपने मेंबरान से भी, बराए करम पाकिस्तान की जरूरत को सामने रखते हुए आप थोड़ी सी दिक्कत बर्दाश्त करें, और अगर 2 दिन हमें हाउस को बढ़ाना पड़ता है और 30 तारीख तक ले जाना पड़ता है तो ये गुंजाइश पैदा कीजिए ताकि हम इस पर लेजिस्लेशन कर सके। उस पर अपोजिशन ने फराख दिली से इस बात को तस्लीम किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। जनाब वाला, अब जो मैं इनसे अर्ज कर रहा हूं, अपोजिशन का जो ये इसरार है कि ये एक पैकेज डील होगी, इस पर मुझे थोड़ी सी हैरत यकीनन हुई, और मैं आज फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इनसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि जरूर बात कीजिए, हम तैयार हैं, नशिस्त दर नशिस्त के लिए तैयार हैं, क्योंकि मत भूलिए जिस बिल पर आप ये ख्वाहिश रखते हैं, ये बिल पिछले 10 साल से इन कॉरिडोर ऑफ पावर में जेर बहस रहा है। 10 साल में अगर देखा जाए तो 5 साल ऐसी मुद्दत थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और 5 साल ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। दोनों की ख्वाहिश होगी, यकीनन दोनों की ख्वाहिश होगी, दोनों ने कोशिश भी की होगी, मेरे इल्म में है, वो कमेटियां भी तश्कील पाई, मेरे इल्म में है। जाहिद हामिद जो लॉ मिनिस्टर साहब थे, उनकी सरबराही में कमेटी हुई, शिरीन डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, ये मौजूद थी, मैं था, स्वाति साहब थे, बहुत से लोग इस तरह अपोजिशन के, नवीद कमर साहब और बहुत से दोस्त थे, PMLN के भी थे। नशिस्तें हुई, बात आगे बढ़ी, लेकिन हतमी कोई फैसला न हो सका और कानून में तरमीम न हो सकी बावजूद और ख्वाहिशात के बावजूद। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक मिस्टर स्पीकर इज, मिस्टर चेयरमैन इज, कि ये खासा पेचीदा और गौर तलब कानून है,
और इस पर आपके इल्म है कि कितनी अर्करेजी आपने की है, और हम भी आपके साथ शामिल रहे। कल हम अपोजिशन में थे और आप करते रहे, आज आप अपोजिशन में हैं और हम करने की ख्वाहिश रखते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वक्त दरकार है। अब इसमें जो 4 थे बिल, 2 हैं जो एंटी टेररिज्म एक्ट से मुतल्लिका हैं, एक है जो फैटफ रिलेटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है, एक है जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से ताल्लुक है, और 5वां जो मैंने पहले जिक्र कर चुका वो नैब की ऑपोजिशन की बिल की तरमीम की ख्वाहिश है। जनाब वाला, जो नशिस्तें हुई उन नशिस्तों में ऑपोजिशन ने कहा कि हुकूमत चाहती क्या है, हमें अपना ज़हन दे। चुनाचे हुकूमत ने एक जो हमने ऑर्डिनेंस पेश किया था, जो मौजूद है, लेजिस्लेट नहीं हो सका लेकिन रिकॉर्ड पे मौजूद है, हमने इनकी खिदमत में भेजा और उसकी वजूहात और उसकी ज़रूरियात के बारे में इनकी खिदमत में गुजारिशात पेश की जो हमारी नशिस्त हुई। लेकिन ऑपोजिशन का ये नुक्ता नज़र था कि ये नॉन स्टार्टर है और इस पर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं है। चुनाचे मुझे मैं क्योंकि गवर्नमेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा था, कमेटी को चेयर कर रहा था, मैंने दरखास्त की जिसमें ऑपोजिशन के सीनियर हजरात, जिसमें खाकान अब्बासी साहब, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब, जिसमें शेरी रहमान साहिबा, है। तो जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, उन्होंने एक मसवदा पेश किया, न सिर्फ पेश किया, हमसे शेयर किया, जिसमें यहां लॉ मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमा है, हमारे एडवाइजर द प्राइम मिनिस्टर इंटीरियर शहजाद अकबर साहब तशरीफ फरमा है, हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर बाबर अवान साहब तशरीफ फरमा है, और मैं, हमने उसको देखा और देखकर कहा आइए इन गुड फेथ, आइए क्लॉज बाय क्लॉज एक नशिस्त कर लेते हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट था जिसकी हेडिंग थी अ जॉइंट प्रपोजल बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN, जॉइंट प्रपोजल ये है, आइए बैठ के बात करते हैं। चुनाचे हमने उस पर गुफ्तगू का आगाज किया और हमने उनका एक एक नुक्ता समझा, और इन्होंने जो मसवदा हमें पेश किया, मैं ऐवान की इत्तला के लिए अर्ज करना चाहूंगा, उसमें इन्होंने नैब के कानून में 35 तरामीम तजवीज की कि ये 35 तजावीज हैं जो हम समझते हैं इनको अमेंड होना चाहिए। अब जनाबे वाला, उन 35 तजावीज को हमने समझा, हमारी लीगल टीम ने समझा, और लीगल टीम ने समझकर वजीर आजम की खिदमत में उनको पेश किया। वजीर आजम की खिदमत में पेश किया और तबादला ख्याल हुआ, और उस तबादला ख्याल के बाद मैंने इनकी खिदमत में हाजिर होना था, और उनकी खिदमत में हाजिर होकर जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, इनकी खिदमत में पेश करना था, जो कि मैंने किया। और उसमें मुख्तसरन बात यह थी कि मैंने इनकी खिदमत में अर्ज की कि जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन ना होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि यह हमारा कोर पार्टी का एंटी करप्शन हमारा कोर प्रिंसिपल है, हमारा एजेंडा है,
اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 35 ترامیم اس شکل میں اگر ان پر لیجسلیشن ہو جائے تو پھر یہ ادارہ اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے در حقیقت بے معنی ہو جائے گا. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی انتقامی کارروائیوں کے کبھی قائل نہیں ہے. سیاسی لوگ ہیں, کل وہاں تھے, آج یہاں ہیں, کل کہیں اور ہوں گے, خدا جانے اس بینچ پہ ہوں, ہاؤس میں ہوں بھی صحیح کہ نہ ہوں. لیکن ہم نے ایک لا ایسا بنانا ہے پوسٹیریٹی کے لیے, اور پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اس قانون میں ہماری رائے میں کچھ قباحتیں ہیں, تو ان قباحتوں کو ہم نے ان کی خدمت پہ پیش بھی کیا. آئی ایم گریٹفل ٹو فاروق نائک صاحب. فاروق نائک صاحب نے ان کو نوٹ بھی کیا. ان قباحتوں میں جناب والا میں چند موٹے موٹے نقطے پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, ہمیں جو ہم معترض تھے اور ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں پہلی ترمیم جو موزز پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے دوست چاہتے تھے اور ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی قانون کی اپلیکیبلٹی جو ہے اس کا آغاز 16 نومبر 1999 سے ہو, یعنی کہ جو 14 سال کا پیریڈ پچھلا ہے وہ ہماری نظر میں اس سے حذف ہو جاتا ہے, اور وہ بہت سے کرپٹ پریکٹسز کے اور کرپشن کے کیسز جو ہیں جو نیب کے زمرے میں آ سکتے تھے, آ سکتے ہیں, آئے ہوئے ہیں, وہ صرف نظر ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جناب والا, یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹرم ہے چیئرمین کی اس کو اس میں کمی کی جائے, اور یہ بھی ریکارڈ پہ آپ کے علم میں ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کی تقرری میں اور چناؤ میں کم از کم پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ نہ تھا, کیونکہ آئین کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے لیڈر آف دی ہاؤس نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے, اور دونوں صاحبان نے آپس میں باہمی مشاورت کے بعد جو اس وقت کے چیئرمین ہیں یہ ان کا متفق کا انتخاب ہے. اب ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں ہے, کم از کم ان کے چناؤ میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ نہ تھا. جناب والا, ہم نے ایک تو ہمیں اس پر ایک جو سیریس اعتراض ہے کہ ایک بہت بڑا پیریڈ, ایک پوری 90 کی دہائی کا بہت بڑا پیریڈ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے خزانے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہ ہوگا. جناب والا, ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے, اور فیٹف کیا کہتا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ ساری گفتگو کا آغاز کیا, فیٹف کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ یہ دو اہم جز ہیں جو فیٹف میں زیر بحث ہیں, جس سے وہ پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان قانون سازی کرے گا, پاکستان اقدامات اٹھائے گا. جناب والا, ہم سمجھتے ہیں جو قانون اور مسودہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں تو منی لانڈرنگ کو بالکل اس قانون سے حذف کرنے کا ایک عندیہ دیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کی لسٹ آف افینسز ہے اس سے اس کو ہٹانے کا ارادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو انٹرنیشنلی اور فیٹف کے اس جو بحث ہے اس میں پاکستان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. ایک نمبر 2 جناب, ان کے بقول دوستوں کے انہوں نے ایک بینچ مارک تعین کیا ہے کہ وہ کیسز جو 1 ارب سے اوپر ہوں, مطلب جہاں کرپشن کی جو رقم ہے
या हुजुम है वो अगर 1 अरब से ज्यादा हो तो वो नैब के जिम्मे में आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपए की करप्शन हो तो वो कम से कम नहब के जिम्मे में नहीं आती। ये हमारे लिए ये अचंभा था और हमारे लिए ये हैरान कुन चीज थी और हमारे लिए इसको हजम करना, कम से कम तहरीक इंसाफ के लिए इसको हजम करना दिक्कत दिखाई उसमें दे रही है। जनाबे वाला, फिर आप दोस्तों की ख्वाहिश थी कि जो हमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए जो हमें लीगल असिस्टेंस हम लेते हैं, इनके कॉल वो इसको नैब से अलग करना चाहते हैं और उसको जोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के कानून शहादत से। हम समझते हैं अगर इसको डिस्कनेक्ट किया जाता है तो फैटिफ कहती क्या है? फैटिफ कहती है, एंड फैटिफ इज एन अटेम्प्ट टू कर्ब क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स, और उसकी जो लड़ाई है इकोनॉमिक क्राइम्स की, उस पर बहुत बड़ी एक जक लगती है। ये इसको इफेक्टिवली हम समझते हैं कि अगर इनकी इस तजवीज को तस्लीम कर लिया जाए तो फैटिफ का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है उस पर ज़र्ब आती है और मेरी नजर में इन्हें इस पर नजरसानी करनी चाहिए और गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। शायद ये पाकिस्तान के मफाद में न हो। जनाबे वाला, मैं यहां और अर्ज करना चाहूंगा, बकौल हमारे दोस्तों के, भाइयों के, ये चाहते हैं कि नैब के से कोई, फर्ज कीजिए कोई जाहिद बकर कोई कन्विक्ट हो गया और अगर उसकी अभी अपील के मराहिल जारी हैं तो वो जहां तक असेंबली और पार्लियामेंट का ताल्लुक है उस पर कदगन नहीं होनी चाहिए। वो कन्विक्शन के बावजूद असेंबली का मेंबर बन सकता है और हम समझते हैं कि ये आवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल बरअक्स है और इस पर भी हम समझते हैं कि नजरसानी, हम इनसे कहेंगे कि इस पर असर नौ इस पर गौर फरमाएं। इसी तरह जो फैटिफ या नैब से अगर कोई कन्विक्ट होता है और मेंबर होता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तो कानून कहता है कि कम से कम वो 10 साल के लिए नाअहल करार पाएगा। दोस्तों का ख्याल है कि 10 साल नहीं होनी चाहिए और उसकी मुद्दत 5 साल होनी चाहिए और हम समझते हैं कि कोई शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर का जो पैमाना है, जिस कसौटी पर अवाम उसको देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, उसका मयार और है, उसका बेंचमार्क और है। और अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं और मैं कन्विक्ट होता हूं तो फिर मैं रियायत का हकदार नहीं हूं। जनाबे वाला, मैं यहां एक और अर्ज करता चलूं, चेयरमैन नैब के टेन्योर की बात हुई, जो मैं पहले कह चुका, कलेक्टिव फैसला था कि 4 साल से उसकी मुद्दत 3 साल कर दी जाए और एक अखबारात में बहस चल पड़ी कि तहरीक इंसाफ उनको एक्सटेंशन का इरादा रखती है या कानून में ऐसी गुंजाइश पैदा करना चाहती है कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन की गुंजाइश होनी चाहिए। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाहता हूं, हमारा कोई ऐसा इरादा न था न है और ये अगर कोई ऐसी बहस है या थी तो वो पता नहीं उसने जन्म कहां से लिया, मेरे इल्म में नहीं है कहां से जन्म लिया। कम से कम हमारी सफ़ों में इस पर कोई बहस नहीं हुई, इस पर कोई आमादगी नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज जो सामने आई वो ऐसा स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इन क्रिमिनल एंड नैब लॉ। अब इसमें स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई केस 5 साल से पुराना हो, चाहे कितना ही भयानक किस्म का हो, वो नैब के जिम्मे में नहीं आएगा
और नैब उसकी कॉग्निजेंस अगर 5 साल की मुद्दत हो जाती है तो उसने लूट खाया हो तो उसको आजादी होगी। यानी कि 2015 और 15 से पहले जितने केसेस हैं वो अब नैब की पकड़ से आजाद हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये भी हमारी नजर में, कम से कम हुकूमत की नजर में, ये मुनासिब नहीं है। फिर आपकी तजवीज में 6 ऑफेंसेस ऐसे हैं जो इनका ख्याल है वो डिलीट कर दिए जाएं, और हमारी नजर में वो 6 ऑफेंसेस ऐसे हैं जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और उनको किसी तरीके से हज़फ नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर उस पे एक है चीटिंग पब्लिक एट लार्ज। पसंद ये डबल शाह का केस आपने अखबारात में पढ़ते रहे। ये ऐसे लोग जो लोगों के साथ लूटते हैं, जो आम शहरियों को झांसों में लेकर आते हैं, तो उन जैसे लोग फिर इससे आजाद हो जाएंगे, वो नैब की पकड़ से निकल जाएंगे, और हमारी राय में ये शायद मुनासिब नहीं है। फिर जनाब वाला एक और तजवीज जो ज़ेरे बहस आई वो है कि किसी को गिरफ्तार न किया जाए। वो तवील है जी, काफी है, इसमें विलफुल डिफॉल्ट है और बहुत सी चीजें हैं, वो बता देता हूं, वक्त को मैं सामने रखते हुए कह रहा हूं। अब ऑब्जेक्टिव सर एक ये है कि नो अरेस्ट टिल कन्विक्शन। अब जब तक पूरी कन्विक्शन न हो गिरफ्तार न किया जाए। असूलन बज़ाहिर तो बड़ी मुनासिब बात लगती है, लेकिन हमारे माशरे में आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बहुत से लोगों ने चोर दरवाजे के जरिए एस्केप किया है नैब की पकड़ से। लोगों ने दे हैव फ्लेड द कंट्री, दे हैव लेफ्ट द कंट्री, दे हैव बीन आउट, और इस सहारे से उन्होंने अपनी बचत की कोशिश की है। अब हैरानी की बात यह है कि एक SHO बकरी की चोरी पर एक आम शहरी को गिरफ्तार तो कर सकता है, और नैब कोई अरबों की करप्शन कर दे तो उस पर गिरफ्तार करने का उसको अख्तियार न हो। इस पे भी हमें थोड़ा सा ताज्जुब दिखाई देता है। फिर जनाब वाला विलफुल डिफॉल्ट, हमारे दोस्तों का ख्याल है कि विलफुल डिफॉल्ट है, राइट ऑफ है। आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के बैंकों को, पाकिस्तान के बैंकों के साथ जो होता रहा, और ये समझते हैं पब्लिक मनी है, आम शहरियों का पैसा है, जिसपे गरीब लोग भी हैं, मुतवसत तबके के लोग हैं, जो कि खास तौर पे इस मुल्क का जो इलीट है, कारोबारी तो वो करते हैं, छोटा आदमी बेचारा क्या कारोबार करता है, हजारों में करता होगा, लाखों में करता होगा, अरबों करोड़ों के जो लोन लेते हैं वो मतलब है जो साहिब सरवत लोग हैं वो ही लेते हैं। इनकी राय में अगर कोई राइट ऑफ हो गया, विलफुल डिफॉल्ट हो गया, तो कम से कम उसको नैब की पकड़ में नहीं आना चाहिए। पब्लिक मनी का जो है मिसयूज जो है वो समझते हैं उसके लिए और इदारे मौजूद हैं, और उन इदारों में इसको ले आया जाए तो ठीक है, कम से कम नैब की जद में इनको ऐसा नहीं होना चाहिए। जनाबे वाला आज जो जिस पर हमें गौर करना है, हम सब ने मिलकर गौर करना है कि देयर आर इश्यूज which fall in the category of national interest, and there are issues which fall in the category of personal interest. As somebody said, and I will not name one of the senior members, some parliamentarians who was engaging with me, there are issues of national security and there are issues of personal security. Both understandable. Both are, I'm not saying they are invalid, not at all. But what I'm saying, you cannot, उनको हम पल्ला नहीं कर सकते, मेरी राय में उनको हम पल्ला करना नहीं चाहिए। मेरी नजर में नेशनल इंटरेस्ट को फोकियत मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ये तकाजा कर रहा है कि पाकिस्तान का ये मौजूद ज़बान सब चीजों से बालातर होके, अपनी सियासी मसलियतों से बालातर होके, सियासी पॉलिटिकल डिवाइड से बालातर होकर वो फैटिफ के कवानीन पर, जिस पर एक वक्त की तलवार लटक रही है, जनाबे चमन फिलफौर उस पर उसे कानून साजी करनी चाहिए और इस पर हमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, मैंने अपने भाइयों से ये मौदबाना गुजारिश की और फिर करता हूं, वो कानून जो 10 साल जेरे बहस रहा और 10 साल जेरे बहस
होने के बावजूद हम किसी नतीजे पर न पहुंच सके, जिम्मेवार कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, कोई हो सकता है, लेकिन आप तवक्को करें कि जो हम नतीजा 10 साल में न निकाल सके वो 10 घंटों में निकाले। गालिबन ये मुमकिन ना होगा। थोड़ी सी इस पर नजरसानी फरमाएं, थोड़ा इस पर अज़-सर नौ इस पर गौर फरमाएं और गुंजाइश पैदा करें, हुकूमत के लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए जो आपका वतन है। जनाबे वाला, फैटफ क्या कहता है? फैटफ के 3 तकाजे हैं, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, अकाउंटेबिलिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। हमारी लीगल टीम ये बैठे हैं, मोज़ेज़ साहिबान, इन्होंने एक ताराना नजर दौड़ाई और ये इस नतीजे में पहुंचे कि अगर हम ये कानून जिस शक्ल में पेश किया गया, ये 35 अमेंडमेंट्स, अगर हम फर्ज कीजिए in good faith, and I'm not questioning their faith, in good faith, ये कहते हैं हम कर देते हैं, हमारी नजर में ये सारा ऐवान जो हमने सजाया है, ये सारी जो बैठक जारी है, उसका मकसद फौत हो जाएगा। क्यों? कि हम समझते हैं कि इन द आईज ऑफ फैटिफ अगर ये लेजिस्लेशन हो जाती है तो जो हमें सहूलत वहां से मिलनी है वो सहूलत हम ले नहीं पाएंगे, और हमारा मकसद जो है ये सारी काविश का और जुस्तजू का वो मकसद फौत हो जाएगा। और पाकिस्तान की वो जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, खास तौर पे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है, वन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नेटरीज ऑफ दिस कन्वेंशन, शी नोज इट। अब उसमें मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो प्रपोजल है ये उस पर ज़र्ब लगाएगा और पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान की जो है वकार और पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। जनाबे वाला, मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ 2 नुक्ते कहना चाहूंगा। नंबर 1, आइए समझें, और तहरीक इंसाफ के दोस्त जो बैठे हैं जिन्होंने कानून साजी करनी है, मेरी आपसे और हमारे हलीफ जो बैठे हैं इनसे मेरी गुजारिश है, इमरान खान की सियासत में नशेब फराज भी आए। एक चीज जिस पर इमरान खान मुसलसल रहा और मैं समझता हूं जो उसकी सियासत का ईमान का हिस्सा है, और वो है कि पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता जब तक पाकिस्तान को हम करप्शन के नासूर से आजाद नहीं कराएंगे। ये उसकी सोच का महवर है, ये उसकी सोच का महवर है। और जनाबे वाला 22 साल मेरी जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार देखो मुझे अल्लाह ने इज्जत दे दी, मैं आज मुल्क का वजीर आजम, मैं ना होता, मुझे उसके अलावा भी मुझे इस कौम ने बड़ी इज्जत दी, मुझे शोहरत दी, मुझे मोहब्बत दी, मुझे सब कुछ दिया, पॉपुलैरिटी दी, नेम फेम, ही गॉट एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं आया हूं सियासत के लिए, यार मैं इक्तदार के लिए आया हूं, क्या मैं वजीर आजम बनने आया हूं? सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, लेकिन करप्शन के मसले पर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये उसका बुनियादी असूल है। जनाबे वाला, मेरी गुजारिश है, मेरे भाई बैठे हैं और बहुत संजीदा दोस्त बैठे हैं, और मैं बरमला कहना चाहूंगा हमारी जितनी भी गुफ्तगू हुई अच्छे माहौल में हुई, फहम फरासत की बातें हुई, एक दूसरे को समझने की बात हुई और गुंजाइश की बात हुई। मैं बिल्कुल किसी पर उंगली ना उठाना चाहता हूं, ना उठाने के लिए या हाजिर हुआ हूं। जनाब चेयरमैन, मेरी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक मर्तबा फिर इन नेशनल इंटरेस्ट मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, बहसीयत पाकिस्तान के वजीर खारजा के, जो चाहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से आजादी मिले, जो चाहता है कि पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में शामिल हो, जो चाहता है कि पाकिस्तान के वकार और इज्जत में इजाफा हो, मेरी गुजारिश है प्लीज डी-लिंक द टू। फैटिफ को फैटिफ की नजर से देखिए और करप्शन को और नैब को उस नजर से देखिए। आइए मैं एक दफा फिर
दावत देता हूं, आइए मिल बैठते हैं मेरे भाई। कुछ में गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया तो वो थोड़े से ऑब्वियसली वहां से उठ के रवाना हुए। मेरी उनसे गुजारिश ही है, हरफ आखिर सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। मैं आज कहूंगा प्लीज डी-लिंक द टू। फैटिफ आपके मुल्क के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, उस पर लेजिस्लेट कीजिए। नैब पर बैठने को तैयार है, उस पर रास्ता निकालने के लिए तैयार है। आइए ऐसा बनाते हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के उस तबके के लिए जो समझता है कि आज उसकी गुर्बत, आज उसके तन पर अगर कपड़ा नहीं है, आज उसके पांव में अगर जूता नहीं है, आज अगर उसके छत पे, आज उसके सर पे छत नहीं है, तो उस तबके की ख्वाहिश ये है कि अगर मैं भूखा भी रह जाऊं और मुल्क इस बला से, इस कैंसर से आजाद हो जाए तो मेरे मुल्क का मुस्तकबिल बन जाएगा। आइए उसके लिए मिल बैठकर एक दफा फिर हम इस पर गौर करें और इस पर हम कोई जिसे कहते हैं ना कोई सख्त और तंग नजरी का मुजाहरा ना करे। जनाब चेयरमैन, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। The House is adjourned to meet again on Wednesday, the 29th July 2020 at 11 a.m.